अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अवान। मेरे साथ है हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हसनैन, धरना तो खत्म हो गया, सब कुछ मामलात सीधे हो गए। कोई अच्छी बातें हैं आपके पास? बहुत सारी अच्छी बातें हैं धरने के खत्म होने के बाद। वैसे सोशल मीडिया पे अच्छी बातें नहीं चल रही। अच्छा। लेकिन मेरे पास अच्छी खबर ये है कि सबसे पहले अगर औरतों की बात की जाए, औरतों को सबसे ज्यादा पसंद क्या है वैसे? मेकअप। मेकअप के अलावा भी कुछ पसंद है? बहुत सी चीजें हैं। जेवरात भी पसंद होंगे, सोना भी पसंद ज़ेवरात, होगा, कपड़े, अच्छी ड्रेसिंग, बहुत सी चीजें हैं। गोल्ड औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनको चाहिए होता है गोल्ड। स्पेशली शादियों की अगर बात की जाए तो औरतों की शादी मुकम्मल नहीं होती जब तक गोल्ड ना हो। exactly। So, गोल्ड के हवाले से मेरे पास खबर ये है कि गोल्ड की प्राइस में बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है। अगर पर तोला की बात की जाए तो 4100 रुपया पर तोला कम हुआ है और पर तोला की जो प्राइस है अभी गोल्ड की वो 2,74,000। मतलब आप ये कह रहे हैं धरने के बाद अच्छी चीजें अब हमारे सामने आ रही है। बुरी चीज भी आगे बताऊंगा आपको जाके। और 10 ग्राम की जो सोने की कीमत है वो 3515 रुपए कम होके 2,35,168 रुपए हो चुकी है। वैसे ये इतनी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 4100 रुपये जब चेंज होता है या 5,000 रुपये चेंज होता है तो वो रेट काफ़ी ज़्यादा गिरता है उसका। अगर सोने की रेट की बात की जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल 5-6-7 हज़ार रुपया आपको इसमें कम नज़र आ रहा है। मतलब अब जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद धरना है, आपने शादियां नहीं करनी, अब आपको पता चल चुका है कि सोने की कीमतें कम हो चुकी हैं, तो जाएं और अपने लिए गोल्ड ले लें। ऐसा ही है? अपने लिए गोल्ड लेके आए। और दूसरी खबर ये है, जिससे आपने बताया कि सब अच्छी खबरें हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर ये नहीं है कि जब भी गवर्नमेंट हमारे पास आती है वो कहती है इन्फ्लेशन 1 डिजिट पे आ चुकी है, सिंगल डिजिट पे आ चुकी है, गरीब का अच्छा गुजारा हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो पिछले 1-2 दिन में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल की कीमत में तकरीबन 100 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। और डेट इज़ अ ह्यूज मीन टू से इंक्रीज, जो कि हमें ऑयल की प्राइसेस में देखा गया है, कुकिंग ऑयल के प्राइसेस में। और जब भी कुकिंग ऑयल बढ़ता है तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। कुकिंग मतलब सब्जी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। और कुकिंग ऑयल हो गया, फिर आपका दूध हो गया, ये एसेंशियल्स हैं, क्योंकि चाय हर घर में बनती है, सालन हर घर में बनता है। और हम देख रहे हैं कि यही दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त गरीब की पहुंच से दूर होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से ये घी की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, जैसे आपने एक एसेंशियल चीज़ की बात की, दूध, तो ये भी एसेंशियल चीज़ है। घी जो है वो हर घर में इस्तेमाल होता है। अब आपने तो ये जैसे अच्छी खबर के बाद बुरी खबर बताई है, थोड़ी बातें मेरे पास भी हैं, वो भी शेयर कर लेते हैं। ऐसा ही है, अगर आप इजाज़त दे दें तो। जी आपको इजाज़त है। आपके पास अगर कुछ है तो शेयर कीजिए। हाँ, आपको अब ये हम बता दें कि जो धरना हुआ, जो शॉर्टेज हुई चीज़ों की, उस मुतालिक तो आपने हसनैन से सारी बातें सुन ली। लेकिन बात यह है कि इंटरनेट के हवाले से भी कुछ बुरी खबरें हैं। जिस तरह से इंटरनेट बंद हुआ, छोटे कारोबार सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। एक जगह मैं पढ़ रही थी, जो बच्चियां जिन्होंने एडवांस पेमेंट ली हुई थी, जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग करती हैं, उनके कपड़े रेडी थे, लेकिन एडवांस पेमेंट्स भी लोग उनसे वापस मांग रहे थे। और इस हद तक जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है छोटा कारोबार को। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में शायद डिस्कस नहीं करते कि छोटे कारोबार कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ IT इंडस्ट्री का एक बड़ा नुकसान हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। लेकिन अब बात ये सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। बहुत से एक्ट्रेस जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है। और मैं एक जगह पढ़ी थी, वो यासिर हुसैन ने यही बात की, तो मुझे भी लगा कि शायद ऐसा ही है कि वही हमारा जो इंटरनेट की जो स्पीड है, वो कह रहे थे मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे वो मुल्क की स्पीड के साथ ही चल रहा है। तो मतलब आप देखें कि जिस तरह से हमारा मुल्क चल रहा है, जिस हद तक उसी तरह इंटरनेट की। और आपको पता है कि नबील ज़फ़र, जो कि जिनको बुलबुले से ज़्यादा जो है वो लोग बच्चे भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि जब दुल्हन जो है वो लहंगा पहन के जिस तरह चलती है ना, उस तरह हमारा इंटरनेट चल रहा है। तो मतलब आप देखें कि ये इंटरनेशनली भी कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इंटरनेशनली सतह पर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में आए रोज़ इस तरह के मामलात होते हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो करना जो है उसको रिस्की समझते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इंटरनेट की स्पीड तो दूर की बात है, इंटरनेट तो बिल्कुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में था ही नहीं, पूरे मुल्क में डाउन था। अभी भी अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को कोई वीडियो भेजते हैं, कोई पिक्चर भेजते हैं, तो उसके लिए आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब दूसरी खबर ये है कि VPN भी उस तरह से काम नहीं कर रहा। VPN के भी अलग मसले मसाइल हैं और उसकी भी रजिस्ट्रेशन के मसले मसाइल हैं। ऐसा ही है जी। अब आपके साथ शेयर करते हैं अपनी स्टोरीज के हवाले से, और बहुत अच्छी स्टोरी है आज मेरे पास जी। सबसे पहली स्टोरी ये है कि कराची के ताजरों का जल्द नई एयरलाइन एयर कराची मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है।
और एयर कराची के नाम से नई एयरलाइन जल्द मुतारिफ जो है वो करवा दी जाएगी। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मारूफ कारोबारी शख्सियत है हनीफ गौहर। उनका ये कहना है कि नई एयरलाइन के नाम जो है वो एयर कराची को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड कर लिया है, जबकि एयरलाइन के लाइसेंस के लिए वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त भी दे दी गई है। आपको लगता है ये कबूल हो जाएगी, कर देंगे? क्योंकि इससे पहले भी एक चल तो रही है, बहुत सारी है, एयर सियाल चल रही है, एयर ब्लू चल रही है, सरीन चल रही है। हाँ, एयर सियाल भी अभी एक कामयाबी के साथ जारी है इंटरनेशनली भी। तो जी इमरान को एयर कराची का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO मुकर्रर किया गया है। पहले मरहले में एयरलाइन के लिए 3 तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे और चेक किया जाएगा। फिर एयर कराची में अकील करीम, ढेडी, आरिफ हबीब और मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये तमाम तर शराकत दारी है और फिर ये मिलकर जो है वो इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। एयर कराची में जो शेयर होल्डर का हिस्सा है वो काफ़ी हद तक है और हम देख रहे हैं, अच्छी बात है, कराची वालों के लिए भी अब एक नई एयरलाइन स्टार्ट कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसी है और कराची वालों के लिए तो अच्छी खबर है, कराची के लिए अच्छी खबर है। कराची के नाम से जिस तरह से मसाइल कराची में है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को फिर हम क्यों बेच रहे हैं? अगर एक तरफ से आपकी सरीन ऑपरेट कर रही है, एयर ब्लू ऑपरेट कर रही है, सियाल ऑपरेट कर रही है, फिर एयर कराची ऑपरेट करेगी, तो मतलब कि PIA में भी दमखम मौजूद है। सिर्फ हमारी हुकूमत की नीयत नहीं है उसको चलाने की। अगर नीयत ठीक हो, अपना किबला दुरुस्त कर लें तो PIA आज भी ठीक चल सकती है, क्योंकि PIA के पास जहाज चाहे कम हो, अमला ट्रेन ना हो, कुछ भी है, लेकिन PIA के पास जो रूट्स हैं वो दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस के पास नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी पिछली गवर्नमेंट के एक वजीर की नाअहली की वजह से वो यूरोपियन रूट्स तो हमारे बंद हुए हैं, वो सारा बिजनेस हम कतर को, एमिरेट्स को देते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर वर्क किया जाए इंस्टेड ऑफ दिस कि हम उसको बेच रहे हैं, और वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी को जो कि अपने प्लॉट्स एडजस्ट करवा के PIA खरीदना चाहती है। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर PIA। लेकिन एयर कराची के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी नेक ख्वाहिशात है, जितना ज्यादा कंपेटिटिव मार्केट होगी उतना ही ज्यादा हमारा जो हवाई सफर है वो आसान होगा। अगली खबर, आपने अच्छी खबर बता दी, मैं भी आपको अच्छी खबर बताता हूँ। अब कराची से अच्छी खबरें नहीं आ रही हमारे पास। कराची से आपको लाहौर लिए चलते हैं। लाहौर के हवाले से हमने बहुत बात की, लाहौर में स्मोग है, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, लेकिन अब लाहौर के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी देखी गई है। आलमी फेरिस में अब वो दूसरे नंबर पे आ चुका है, पहले नंबर पर था। और एग्जैक्टली अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 223 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जिसके साथ साथ पंजाब में फिजाई आलूदगी में भी काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई दी गई है। लाहौर के AQI 223 रहा, मुल्तान में 212 रहा, पिशावर में 186 के साथ बिल तरतीब इब्तदाई 3 नंबरों पर हैं। और जबकि इस फहरिस्त में कराची का जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे उसका 7वां नंबर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 71 रिकॉर्ड किया गया। और लाहौर में अगर तामीराती कामों की बात की जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उनको बंद कर दिया गया था, मजदूर का चूल्हा बुझ गया था, उस हवाले से भी अब काम को बहाल कर दिया गया है। चलिए, एक अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। और बिल्डिंग्स और प्लाजों की तामीर का काम शुरू हो चुका है। स्मोक की सूरत हाल में बेजी के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 अजला में तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी, जो कि हटा दी गई, खत्म कर दी गई है। चले जी, ये बहुत अच्छी बात है। हमने पूरे बाकायदा सेगमेंट्स किए, बहुत से लोगों को लिया, उनसे बातचीत की और बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी की जिनके ज़रिए जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन लॉकडाउन लगा, आमदोरफ्त ख़त्म कर दी गई, ऑफिस में हाजिरी कम कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद अब किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों ने मिलकर कुछ ना कुछ काम कर दिया है ना। जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना हसनैन, जब मैंने ये स्टोरी देखी तो मुझे ऐसे लगा कि अब हम पर भी टैक्स लग जाएगा और हमें भी अपने आप के लिए तो लगेगा। हो जाओ तैयार। अब हमें भी जो है वो पैसे वगैरह देने होंगे, मतलब एक इंसान होने के नाते। लेकिन जब मैंने इस स्टोरी को पूरा पढ़ा तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, किसी हद तक ठीक है। स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। फर्श या गाड़ी धोने पर भी अब हज़ारों रुपए का जुर्माना होगा। फर्श या गाड़ी धोने के लिए पानी का ज़िया पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा और पहली दफ़ा घरेलू कनेक्शन पर 10,000 और कमर्शियल कनेक्शन पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। आगे आपको ये भी बताएं कि दूसरी खिलाफ वर्जी पर पानी का कनेक्शन ही मुनक़ता कर दिया जाएगा, यानी कि वो काट दिया जाएगा, पानी आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि अदालती हुक्म पर वासा रावलपिंडी के डिप्टी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
इंजीनियरिंग ने ऑर्डर जारी किया है। अदालती हुक्म में पानी के गलत इस्तेमाल को रोकने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने का कहा गया है। तो जब मैंने एंड पर आके इस खबर को देखा समझा तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, पानी का ज़िया जो है ये एक ग्लोबल मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। पानी का ज़िया नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाले कुछ अरसे में जो है हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इफेक्ट हो सकते हैं अगर पानी की कमी हो गई तो। बिल्कुल ऐसी है। अब मेरा ख्याल है रावलपिंडी वालों को भी इसका एहसास होना चाहिए। रावलपिंडी वालों के लिए अब सख्तियां स्टार्ट होना शुरू हो चुकी हैं। हमने देखा है कि घर के बाहर गाड़ियां धोई जा रही हैं, फर्श धोए जा रहे हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि अदालत को भी प्रिसाइज होना पड़ेगा, वासा को भी प्रिसाइज होना पड़ेगा कि फर्श धोना भी सफाई में शामिल है। तो फर्श तो कभी कभार आप धो सकते हैं, लेकिन कम से कम गाड़ियां आप वहां पे नहीं धो सकते। एक तो पानी का ज़िया है, ऊपर से गंदगी वहां पे फैल जाती है। उसके लिए सर्विस स्टेशन बने हुए, आप वहां पे जाइए, वहां पे जाके गाड़ियां धोइए। अब मैं आपको रावलपिंडी से सीधा निकाल के लिए चलता हूं सऊदी अरेबिया, क्योंकि रावलपिंडी में मेट्रो बस है, तो सऊदीया में भी मेट्रो का सिस्टम आ रहा है। तो इस वजह से हमने रावलपिंडी का जिक्र किया तो मुझे सऊदीया याद आ गया। सऊदीया में दुनिया का तवील तरीन ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम शुरू करने की तैयारियां हो चुकी हैं, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा। और ये सऊदी अरब रियाज मेट्रो सिस्टम का ये एक मंसूबा है जो कि 22.5 अरब अमेरिकी डॉलर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जिसे दुनिया का सबसे तवील और ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले मरहले में 3 लाइनों का ऑपरेशन देखा जाएगा और बाकी लाइनों पर दिसंबर के वस्त तक काम शुरू किया जाएगा। इस मेट्रो सर्विस का मकसद सड़कों से ट्रैफिक को कम करना है और साथ ही तेज और आरामदेह सफर मुहैया करना है। इसके अलावा अगर इस मंसूबे को शमसी तवानाई के साथ जोड़ा जाए तो शमसी तवानाई के हवाले से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो इसके अड्डे होंगे, जहाँ पे स्टेशंस होंगे वहाँ पे लगाए जाएंगे, ताकि जो 20% बिजली है उसको बचाया जा सके। अच्छा, ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। मतलब देखें, आपके दुनिया अब जो है टर्न कर रही है टुवर्ड्स सोलर पैनल, और सोलर पैनल के ज़रिए जो है इसकी बहुत सी वजूहात भी है। इसमें यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टेक्नोलॉजी की जो है एडवांसमेंट भी है, तो लोग वहाँ पर अब जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी एक हद है जहाँ पर सोलर पैनल्स अब इस्तेमाल घरों में किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसको ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि दुनिया भी इसको यूज़ करी है। और सऊदी अरब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये आई थिंक बहुत बेस्ट है। इससे ये है कि दूसरे ममालिक को भी जो है वो इससे सबक हासिल करना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं आपको सैर कराती हूँ जी चांद की। चांद के हवाले से बहुत पिक्चर्स हैं हमारे सामने। से डायरेक्ट चांद पे ले गई। चांद मतलब आगे आगे जाने की सोचनी चाहिए ना, आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो जी चांद वैसे के भी वहाँ पे जाते हैं, बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, मक्का मुकर्रमा में, मदीना में। आपने जल्दी जाना है शायद। अच्छा जी, आपको बताएं कि जी आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे मुख्तलिफ डिफरेंट पिक्चर्स आपको नजर आ रही होंगी। ये पिक्चर्स हैं जी चांद की। चांद के तमाम रंगों की दस्तावेजात को जमा करने में 10 साल लगाने वाला फोटोग्राफर जो है वो मिला है, और फोटोग्राफर ने चांद के 48 रंगों को कैप्चर करने में 10 साल गुजारे हैं। मतलब कि चांद की जो जैसे जैसे वो अपना कलर चेंज करता था, और वो जो फोटोग्राफर था वो बैठकर बस देखता रहता था। वो हबीब जालिब का शेर था, फिर वो चांद यहाँ पे वैसे ही निकलता रहा। उन्होंने कहा था चांद यहाँ ना निकला कर, ये देश से अंधे लोगों का, हमें तो एक ही रंग पता है चांद का। हमें तो एक ही पता है, लेकिन अब जो है ये 48 पिक्चर्स हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह डिफरेंट ये पिक्चर्स हैं। रेड भी है, पर्पल है, येलो है, और बहुत से लाइट कलर्स भी आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। और अपनी 48 जो ये तस्वीरें फोटोग्राफर ने ली हैं, बहुत ही मेहनत के साथ ली हैं, बहुत से इक्विपमेंट्स को उन्होंने इस्तेमाल किया, और बहुत से आलात को इस्तेमाल करने के बाद ये दिलकश पिक्चर आप इस वक्त देख सकते हैं। जैसे हसनैन ने भी कहा कि हमें तो सिर्फ एक ही पिक्चर का पता है और हमने हमेशा से एक ही देखी है, लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि 48 पिक्चर्स लेने में उसको 10 साल लगे हैं। मतलब एक लंबा लॉन्ग पीरियड है। कमिटमेंट को भी दाद देनी चाहिए। ये हमने देखा है कि जो भी वेस्टर्न चाहे साइंटिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, एथलीट हो, उनकी कमिटमेंट को आपको दाद देनी पड़ती है कि वो पूरी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। 10 साल उसने इंतजार किया, और 10 साल वो चांद के निकलने का इंतजार करता था, पिक्चर लेता था। हो सकता है कि उससे 10 साल में कई हजार कई लाख पिक्चर्स लिए, और उसके बाद जाके उसको पता चला हो कि दैट्स इनफ, अब ये चांद के 48 कलर्स हैं वो मेरे पास पूरे हो चुके हैं। बड़ा खूबसूरत मोन्टाज इसने बनाया, इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, और दैट इज वेरी मच अमेजिंग, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट यार, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। मतलब इस चीज को मुझे देखकर मैं खुद बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी इस पिक्चर को देखकर कि यानी इतने ज्यादा कलर्स भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं, चांद से आपको लिए चलते हैं बरतानिया में, क्योंकि बरतानिया में एक बड़ा ही अच्छा काम हो रहा है। हमने देखा है कि जब से फ़लस्तीन का मसला चला है तो पाकिस्तान समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक में
फ़लस्तीनी इजरायली जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया गया, जिसमें मेरा ख्याल है कोको कोला है, पेप्सी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी असना में पाकिस्तान में हमने देखा बहुत सारे मशरूबात मशहूर हुए, लेकिन बरतानिया में एक मशरूब है जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, वो है गज़ा कोला, जो कि नवंबर 2023 में बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले उसामा कुशू ने मुतारिफ करवाया था। और इसकी जो मशहूरी है, इसकी वजह क्या है? ये तो एक कोल्ड ड्रिंक है जो रवायती अज़ा से तैयार की जाती है और इसका जायका भी कोको कोला से मिलता जुलता है। उन्होंने इस तरह के इंग्रेडिएंट्स रखे हैं कि आपको कोको कोला ही लगेगा कि आप पी रहे, लेकिन ये रवायती अज़ा हैं और ऐसी अज़ा हैं जिनका कोको कोला में तो बहुत ज़्यादा मिथ्स भी हैं कि क्या कुछ यूज़ होता है, उस तरह की चीज़ों से ये बनाया गया। सो इट्स वेरी गुड। अच्छा, इसकी मशहूरी की वजह ये हुई कि ये जितना भी मुनाफा कमाते हैं ये गज़ा के लिए वो वक्फ़ करते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल के लिए वक्फ़ करते हैं, और इससे हासिल होने वाला जितना भी मुनाफा है वो गज़ा के अलकरमा हॉस्पिटल के ज़चगी वार्ड की बहाली के लिए वक्फ़ किया जाता है। और इसके अलावा भी जब ये बहाल हो जाएगा तो इसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी इनकी चीज़ें वक्फ़ होती है। अगर इब्तदाई तौर पर बात की जाए तो हिबा एक्सप्रेस या फिर मुकामी फ़लस्तीनी रेस्टोरेंट में ये दस्तयाब था, लेकिन अब ये मकबूलियत हासिल कर चुका है और अगस्त 2024 से अब तक 5 लाख से ज्यादा कैन फरोख्त हो चुके हैं। गज़ा कोला ना सिर्फ वक्त में ज्यादा इसकी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ना? ऐसी है। गज़ा कोला ना सिर्फ एक मुतबादिल फराम करता है बल्कि खित्ते में तामीर नो के लिए भी मामलत करता है। आप सबको, आपकी मेहनत को, आपकी इस सोच को सलाम। एग्जैक्टली सलाम। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब आपसे जिस हद तक जो कुछ हो सकता है आपने वो किया। ये नहीं कह सकते कि थोड़ा किया है, कम किया है, लेकिन आपने उनके हक में जिस हद तक किया वो बहुत अच्छा किया। आगे आपको लिए चलते हैं जी, अब इंडिया। और जब इंडिया का नाम आता है तो हमें वैसे ही जो है वो थोड़ी सी हंसी भी आ रही होती है, और क्योंकि वहाँ पर होते ही कुछ इस तरह के जो है हमेशा से बातें हैं। तो हम शेयर करते हैं स्टोरी असल में है क्या। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संभल में मुगलिया दौर में तामीर की गई शाही जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। भाई ये सूरत हाल है वहाँ पर। इतवार को होने वाले तसादुम के दौरान तकरीबन 20 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। और तसादुम हुकूमती सर्वे टीम के शाही जामे मस्जिद में दाखिले के दौरान पेश आया। 6 मुसलमान अपने साथी मुजाहिरीन की तरफ से की गई फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए, जबकि पुलिस ने सिर्फ उन पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की। इब्तदाई तौर पर 2 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि दीगर अफराद बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए भी दम तोड़ गए हैं। तो ये तसादुम का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि भारत में भी जारी है। रबड़ की गोलियां और आंसू गैस शेलिंग जिस तरह से हो रही है, और तसादुम के बाद मतलब इस सारी नारकी के बाद जो है हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जाने जा रही हैं, स्क्रीन्स पर देखा जा सकता है जैसे कि आग लगी हुई है और सड़कों पर ये तसादुम और इंतशार की कैफियत है। बिल्कुल ऐसी है। 25 अफराद को इसमें हिरासत में लिया गया और मुद्दा ये था कि बेसिकली हिंदू जो इंतहा पसंद हैं वो अपनी इंतहा पसंदी से नहीं जा रहे। उन्होंने जितनी भी मस्जिदें हैं जो कि मुगलिया दौर में बनाई गई थी, उन मस्जिदों के हवाले से ये गढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि ये मस्जिदें उस जगह पे बनी है जहाँ पे पहले मंदिर थे, और इस वजह से इन तमाम तर मस्जिदों को गिराया जाए और वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का वाकया हमें नजर आया। और ये फायरिंग जितनी भी हुई, ये मुसलमान, जिस तरह की इंडियन मीडिया बता रहा है कि ये दूसरी अपोजिशन से हुई, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे भी फायरिंग दूसरी तरफ से भी हुई होगी। कोई वैसे पागल नहीं है कि हुकूमती कोई सर्वे टीम आए तो उसके ऊपर फायर खोल दिए जाए, लेकिन दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हिंदुस्तान में इस तरह के वाकयात हम देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है, इससे पहले भी कई बार ऐसे हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन जो फाशिस्ट दौर था ना, वो हम सोचते थे कि शायद स्पेन में, जर्मनी में, इटली में वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब से मोदी 2014 से गालिबन अभी तक भरा जमा है, तो इंडिया भी एक फाशिस्ट दौर के अंदर चल रहा है। फसाइयत वहाँ पे आम है, और एक ही उनका नज़रिया है कि किस तरह से वो सिखों को, मुसलमानों को, और जो हिंदू मज़हब पे बिलीव नहीं करते उनको कुछ नहीं। मुसलमानों से तो बहुत हद तक नफरत करते हैं, और हर छोटी छोटी बात पर। अभी हम बहुत से मसाइल हैं जिनको अगर हम डिस्कस करने बैठे हैं तो शायद हमारा पूरा प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे है। गजल यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज खत्म होता है, ख़वातीन ज़ात वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।